जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में जाने थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करके क्या किया था? तो मगध की गद्दी पे बैठा था। इसके जो प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। इसके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था उसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किसका? तो सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्या किया? दूगो ब्याह किया। चंद्रगुप्त मौर्य कई शादी करता है? दूगो। पहला शादी करता है धनानंद के बेटी से और दूसरा शादी करता है सेलुकस निकेटर के बेटी कार्नेलिया से। पहला विवाह करता है दुर्धरा से और दूसरा विवाह करता है कार्नेलिया से। कार्नेलिया से जब विवाह करता है तो उसके पिताजी अपने बेटी के देख रेख करने के लिए वो राजदूत भेजते हैं कि हमारी बेटी की कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं दे रहा है। इसके लिए वो राजदूत भेजते हैं। उस राजदूत का नाम क्या रहता है? मेगास्थनीज। उस राजदूत का क्या नाम रहता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन सा बुक लिखता है? तो इंडिका। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपको डिटेल में ये सब के बारे में जानना है तो मेरा पिछले वीडियो जाकर जरूर देखें। आज हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार होता है उसके बारे में जानेंगे कि ये बिंदुसार जो है कौन कौन से अपना शासन काल में कार्य करता है। लेकिन देखो, सही कहा जाता है कि जिसका बाप योग्य रहता है उसका बेटा हमेशा अयोग्य ही रहता है। इसका जो बाप था कितना योग्य था और ये जो है ये कि अपना नाना पर चल गया, धनानंद पर। ये दारू रुपये में 1 नंबर था, तो ये अयोग्य शासक था। जो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा योग्य नहीं था। ये क्या था? ऐसो किसी को भी संपत्ति विरासत में मिलता है तो वो मेहनत करना नहीं चाहता है। तो ऐसा ही इसको संपत्ति विरासत में मिल गया थी तो काहे ले मेहनत करता। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो धनानंद को पराजित करके अपने बल पे मगध साम्राज्य पे बैठा, तो वो योग्य तो होगा ही। इसको बनल बनावल संपत्ति मिल गया। अब देखिए हम बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार था कौन? नाम तो बहुत अच्छा है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका बेटा, उत्तराधिकारी की मतलब क्यों हुआ? उसका बेटा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो बिंदुसार था और वो क्या 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा। देखिए ये बिंदुसार है बिंदुसार। और जो मगध का सर्वप्रथम जो स्थापना किया था वो बिंबिसार था। एक ही है बिंदुसार। तो बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन नहीं होना है। जो बिंबिसार है वो मगध का स्थापना किया था और जो बिंदुसार है इसमें बिंदु आ रहा है। जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो बिंदुसार का जो जन्म है, बिंदुसार गद्दी पर कब बैठता है? 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। इसे ने अमित्र घाट कहा जाता था। इसे अमित्र घाट कहा जाता था। मतलब ये इसको शत्रुओं को नाश करने वाला भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? शत्रुओं को नाश करने वाला, शत्रुओं का विनाशक या बिंदुसार को कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये जो बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। विष्णुगुप्त में बिंदुसार को वारिसार कहा गया। विष्णुगुप्त को वारिसार कहा गया। किस पुराण में? तो वायु पुराण में। किस पुराण में? तो वायु पुराण में। किसको कहा गया है? बिंदुसार को वारिसार कहा गया है। सीरिया के नरेश, एगो सीरिया के नरेश था। तो सीरिया के नरेश से ने की मांगा था। अब अंजीर मांगता है, शराब मांगता है और दार्शनिक मांगता है। सोचो कितना ही पागल शासक था। अगर तुम किसी से कुछ मांग रहे हो तो तुम शराब मांगोगे। ये उस समय सीरिया के नरेश से सीरिया नहीं मांग सकता था। यह सीरिया का कुछ राज्य नहीं मांग सकता था। यह सीरिया से कुछ धन वगैरह मांगता था। एक ही मांगता है, शराब।
की मांगता है, शराब मांगता है, अंजीर मांगता है, एगो दार्शनिक मांगता है, ये मांगता है कौन, आपका बिंदुसार। तो क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार जो था वो सीरिया के नरेश से क्या मांगता है, तो बिंदुसार सीरिया के नरेश, सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक मांगता है, ये सभी मांगता है। ये राजूज नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, इस दारू मांगता है कौन, तो बिंदुसार। तो ये नाना पर गया था, इसका नाना जैसे पीता था, ये भी पीता था। अब देखिए जो ये आपका सीरिया के जो नरेश था एंडियोकस वो की किया, एक राजदूत भेजा। सीरिया के नरेश एंडियोकस एक राजदूत भेजता है, बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजता है। कौन भेजता है, तो एंडियोकस। किस, यहाँ का नरेश था, तो सीरिया के नरेश एंडियोकस बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजते हैं। आज कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भी मेगास्थनीज नामक राजदूत आया था, और डायमेकस नामक राजदूत किसके शासन काल में आता है, तो बिंदुसार के शासन काल में डायमेकस नामक राजदूत आता है। मतलब जैसे देखिए, ये जो इसके जो पहले राजदूत थे वो कौन थे, आपका मेगास्थनीज सब दिन एक ही जैसा रहेगा, वो बुढ़ाएगा नहीं, तो बूढ़ा हो गया तो वो चल गया। तो उसके बाद कौन आया, डायमेकस आया। कौन आया, डायमेकस। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आता है, डायमेकस। हम जिस वर्ड को ज़्यादा बोलते हैं इसके मतलब वो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था, नामक राजदूत भेजता है। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तराधिकारी कहने का अर्थ क्या हुआ, ये मेगास्थनीज भी राजदूत था, तो मेगास्थनीज के बाद कौन आया, आपका डायमेकस आया। तो डायमेकस क्या कहा जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी के रूप में मानते हैं हमारे इतिहासकार। जैन ग्रंथों में जो बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया, सिंह सेन कहा गया किसे, बिंदुसार को। किसके अनुसार, तो जैन ग्रंथों के अनुसार। देखिए बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच, जो तक्षशिला है सिंधु नदी और झेलम के बीच, ये क्या है, अभी कहाँ है, अभी आपका ये पाकिस्तान में है, और ये उस समय जम्मू कश्मीर में पड़ता था। तो बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह होता है। क्या होता है, विद्रोह होता है। किस, देखिए सिंधु एवं झेलम नदी के बीच क्या होता है, विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो बिंदुसार रहता है वो अपना बड़का बेटा के भेजता है। कहाँ भेजता है, आपका कहाँ भेजता है, तो तक्षशिला भेजता है, जम्मू कश्मीर की जाओ तुम इस विद्रोह को शांत करके आओ। किसको, सुसीम को। जो चंद्रगुप्त, ये आपका बिंदुसार का जो पहला बेटा था, बड़ा बेटा, उसका नाम क्या था, उसका नाम सुसीम था। वो सुसीम को क्या भेजता है, जम्मू कश्मीर भेजता है कि जाओ तुम विद्रोह को शांत करके आओ। और ये जाता है, विद्रोह शांत करे लगी, लेकिन इससे विद्रोह शांत नहीं होता। तो कहता है हमसे विद्रोह नहीं शांत हुआ, मतलब ये करता है, विद्रोह शांत नहीं करवा पाता है, विद्रोह दबाने में ये असफल होता है। तो उसका एक गो बेटा तो नहीं था, इसको दो बेटा था। किसका, बिंदुसार के दो बेटा था, एगो था सुसीम और एगो था अशोक। सुसीम और अशोक दो बेटा था, किसका, बिंदुसार के। तो जब सुसीम से नहीं हो पाया, जब बड़ा बेटा से नहीं हो पाया, तो कहा कि तो फिर छोटा बेटा को आदेश दिया कि जाओ अशोक तुम जाकर कहाँ का, तो जम्मू कश्मीर का विद्रोह शांत करके आओ, विद्रोह को शांत करके आओ। अशोक गया, अशोक बहुत ही पराक्रमी और बहुत बड़ा बेटा जो होता है वो क्या करता है, जम्मू कश्मीर का विद्रोह, तक्षशिला का विद्रोह शांत नहीं कर सकता है, कर पाया। झेलम एवं सिंधु नदी के बीच का विवाद नहीं ये क्या करता है, सोल्व कर पाता है। तो इसका जो बड़ा छोटा बेटा अशोक होता है वो जाता है, अशोक तो अपने युद्ध करे में माहिर रहता, वो जाता है, एक के बार में निपटा के चल आता है, मार उठ के चल आता है, एकदम विद्रोह शांत करके चल आता है। कौन, अशोक। उसके बाद अशोक शांत करके चलाता है किसका, तो ये आपका ये झेलम और जो सिंधु नदी के बीच विवाद हो रहा था। तो सुसीम नहीं विद्रोह को दबाता है, तब अशोक दबाकर आता है।
किसको, विद्रोह को। अब देखिए जो अशोक था ने वो की किया जम्मू कश्मीर में, तो वो विद्रोह को दबाया और वहीं पे क्या किया, एक नगर का स्थापना किया जिसे हम कहते हैं श्रीनगर। श्रीनगर का स्थापना किसने किया, अशोक ने। क्वेश्चन आता है श्रीनगर का स्थापना किसने किया, तो अशोक ने। जो श्रीनगर है जिसका स्थापना किसने करता, अशोक श्रीनगर का स्थापना करता है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। ये जो अशोक था वो बहुत ही पराक्रमिक शासक था। ये जो अशोक है 1 नंबर, ये कुछ किया, बिंदुसार कुछ नहीं करता है, बिंदुसार कुछ नहीं करता। इसका जो पिता भी था वो भी योग्य था और इसका बेटा भी योग्य था। इसका जो पिता भी था ये भी योग्य था, इसका बेटा भी योग्य था, खाली यह योग्य नहीं था। तो अशोक जो था, अशोक किसका बेटा था, तो बिंदुसार का अशोक बेटा था। अब हम अशोक के बारे में जानेंगे कि अशोक ने कौन कौन सा कार्य किया और अशोक का शासनकाल कैसा चला। अशोक जो था वो क्या करता है, वो कलिंग का युद्ध अशोक जीत लेता है। कलिंग का जो पूरा युद्ध होता है वो अशोक जीतता है। कलिंग के युद्ध में भी अशोक इतना नरसंहार करता है कि उसके मन में क्या होता है, एक तरह सा भिक्षुक का में सन्यासी जीवन लेने का उसका भी मन कर जाता है। इतना वो नरसंहार कर देता है कलिंग के युद्ध में। 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध होता है, इसमें इतना नरसंहार करता है कि उसका मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो क्या करता है, ये जो अशोक था ने वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। हम अगला वीडियो में अशोक के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे।